कहानी की शुरुआत होती है फिलाडेल्फिया के एक शांत घर से, जहां क्लाइड शेल्टन नाम का एक आदमी अपनी प्यारी पत्नी और छोटी बेटी के साथ एक खुशहाल शाम बिता रहा है। क्लाइड एक बहुत ही होनहार इन्वेंटर है और वह अपनी बेटी के लिए कंगन बना रहा है, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही क्लाइड दरवाजा खोलता है, दो अपराधी एम्स और डार्बी अंदर घुस आते हैं। वे बिना किसी रहम के क्लाइड पर हमला करते हैं और उसे बांध देते हैं। क्लाइड बेबस होकर अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी और बेटी को मरते हुए देखता है। यह सीन इतना दर्दनाक है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। डार्बी, जो इनमें से ज्यादा क्रूर है, वह इस जुर्म को अंजाम देता है, जबकि एम्स बस वहां मौजूद रहता है। पुलिस आती है, अपराधी पकड़े जाते हैं और मामला कोर्ट में पहुंचता है। यहाँ एंट्री होती है निक राइस की, जो शहर का सबसे सफल और महत्वाकांक्षी वकील है। निक का रिकॉर्ड बहुत शानदार है और वह अपनी जीत की दर को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। निक क्लाइड से मिलता है और उसे बताता है कि उनके पास अपराधियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। निक का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट और बाकी सबूत कोर्ट में कमजोर पड़ सकते हैं, इसलिए वह एक प्ली बार्गेन कर रहा है। इसके तहत डार्बी, जिसने असल में कत्ल किया था, वह गवाही देगा एम्स के खिलाफ। बदले में एम्स को मौत की सजा मिलेगी और डार्बी को सिर्फ कुछ साल की जेल। क्लाइड ये सुनकर सन्न रह जाता है। वह निक से मिन्नतें करता है कि डार्बी ही असली कातिल है और उसे सजा मिलनी चाहिए। वह निक से कहता है कि न्याय का मतलब समझौता नहीं होता, लेकिन निक अपनी जिद पर अड़ा रहता है। निक को लगता है कि अगर वह केस हार गया तो उसकी साख खराब हो जाएगी। निक क्लाइड की भावनाओं के ऊपर अपने करियर को रखता है और डार्बी के साथ हाथ मिला लेता है। क्लाइड अपनी आंखों से डार्बी को कोर्ट से बाहर निकलते और निक से हाथ मिलाते हुए देखता है। उस पल क्लाइड के चेहरे पर जो दर्द और गुस्सा है, वह साफ बता रहा है कि आज न्याय की हार हुई है और यहीं से क्लाइड के अंदर एक नए इंसान का जन्म होता है। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। इन 10 सालों में निक काफी तरक्की कर चुका है। उसकी अपनी एक फैमिली है, एक बेटी है जो सेल बजाती है। एम्स की मौत की सजा का दिन आ गया है। उसे लीथल इंजेक्शन यानी जहर देकर मारा जाना है। निक और बाकी अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन जैसे ही इंजेक्शन की दवा एम्स के शरीर में जाती है, सब कुछ भयानक रूप ले लेता है। जो मौत शांतिपूर्ण होनी चाहिए थी, वह तड़प में बदल जाती है। एम्स की नसों में आग लग जाती है और वह चिल्लाने लगता है। वहाँ मौजूद हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। बाद में पता चलता है कि इंजेक्शन के रसायनों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और मशीनों पर यू कांट फाइट फेट लिखा हुआ था। जांच शुरू होती है और शक की सुई डार्बी की तरफ जाती है, जो जेल से बाहर आ चुका है। डार्बी को एक अज्ञात फोन आता है जो उसे पुलिस से बचने में मदद करने का वादा करता है। वह फोन कॉल डार्बी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है। डार्बी को लगता है कि पुलिस उसे पकड़ने आई है, इसलिए वह पुलिस वाले पर बंदूक तान देता है। लेकिन जैसे ही वह बंदूक चलाता है, उसे एक जोरदार झटका लगता है। बंदूक के हैंडल से जहरीले कांटे निकलते हैं जो डार्बी के शरीर में पैरालाइसिस पैदा कर देते हैं। वह गिर जाता है और तभी पुलिस की वर्दी में क्लाइड सामने आता है। क्लाइड अब वह मासूम इन्वेंटर नहीं रहा। उसने डार्बी को एक पुरानी गोदाम जैसी जगह पर बांध रखा है। डार्बी होश में तो है, लेकिन वह हिल नहीं सकता। क्लाइड उसे बताता है कि उसने पिछले 10 साल सिर्फ इसी पल की तैयारी में बिताए हैं। वह डार्बी को समझाता है कि उसे कैसा महसूस हुआ था जब उसने अपनी फैमिली को खोया था। क्लाइड एक एक करके डार्बी के अंगों को काटना शुरू करता है और उसे तब तक जिंदा रखता है जब तक कि वह पूरी तरह से टूट नहीं जाता। वह इस पूरे मंजर को एक कैमरे में रिकॉर्ड करता है। अगले दिन पुलिस को डार्बी की लाश के टुकड़े मिलते हैं। निक राइस को एहसास होता है कि यह सब क्लाइड शेल्टन ने किया है। पुलिस क्लाइड के घर पहुंचती है, जहां वह बिल्कुल शांत बैठा मिलता है। वह बिना किसी विरोध के सरेंडर कर देता है और यहीं से शुरू होता है दिमाग का असली खेल। क्लाइड अब जेल के अंदर है, लेकिन पुलिस और निक राइस के लिए मुसीबतें अभी बस शुरू हुई हैं। क्लाइड को जब गिरफ्तार किया गया तो वह अपने घर के सामने बिल्कुल नग्न हालत में खड़ा था। यह उसकी एक सोची समझी चाल थी ताकि पुलिस को उसके पास से कोई भी सबूत या हथियार न मिल सके। इंटरोगेशन रूम में निक उसके सामने बैठता है। निक को लगता है कि यह एक सीधा सादा मर्डर केस है और क्लाइड आसानी से मान जाएगा, लेकिन क्लाइड यहाँ अपना खेल शुरू करता है। वह निक से कहता है कि वह एक कन्फेशन देगा, लेकिन उसके बदले उसे अपनी कोठरी में एक नया और आरामदायक गद्दा चाहिए। निक को यह मांग अजीब लगती है, लेकिन वह केस को जल्दी खत्म करने के लिए मान जाता है। क्लाइड बड़े ही शातिर तरीके से निक से बातें करता है। वह निक को याद दिलाता है कि 10 साल पहले उसने कैसे न्याय के साथ सौदा किया था। निक को लगता है कि क्लाइड टूट चुका है, लेकिन असल में क्लाइड निक को कानून की कमियां दिखा रहा है। जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो क्लाइड खुद अपना वकील बनता है। वह जज के सामने दलील देता है कि उसे जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस चश्मदीद गवाह नहीं है। निक हैरान रह जाता है जब क्लाइड कानून की बारीकियों का इस्तेमाल करके जज को लगभग मना ही लेता है, लेकिन जैसे ही जज उसे बेल देने वाली होती है, क्लाइड का रूप बदल जाता है। वह जज को सरेआम कोर्ट में गालियां देता है और सिस्टम पर चिल्लाता है कि कैसे एक कातिल को इतनी आसानी से बेल मिल रही है। वह कहता है कि यह कानून अंधा और बेवकूफ है। नतीजा यह होता है कि जज उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल भेज देती है। जेल पहुंचने के बाद क्लाइड अपनी अगली मांग रखता है। वह कहता है कि उसे दोपहर के खाने में एक शानदार स्टेक चाहिए और वह भी ठीक एक निश्चित समय पर। बदले में वह एक वकील की जान बचाने का वादा करता है जो पिछले कुछ दिनों से लापता है। निक और डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि वह वकील बिल रेनॉल्ड्स है, जो डार्बी का ही वकील था। निक समय के साथ रेस लगा रहा है। क्लाइड की शर्त है कि खाना ठीक 1 बजे उसके पास पहुंच जाना चाहिए, वरना वह वकील की लोकेशन नहीं बताएगा। जेल प्रशासन और निक इस अजीब मांग को पूरा करने में लग जाते हैं। खाना पहुंचने में कुछ मिनटों की देरी हो जाती है क्योंकि वार्डन सुरक्षा जांच करना चाहता है। क्लाइड खाना मिलने के बाद निक को एक कून ऑर्डिनेट देता है। निक और पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें एक सुनसान जगह पर जमीन के नीचे एक ऑक्सीजन टैंक मिलता है, लेकिन जब तक वे उसे खोलते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। वह वकील दम घुटने से मर चुका होता है। क्लाइड के साथ कोठरी में एक दूसरा कैदी भी है। क्लाइड अपना स्टेक खत्म करता है और अचानक उस कैदी पर हमला कर देता है। वह स्टेक की हड्डी का इस्तेमाल करके उस कैदी की गर्दन में बेरहमी से वार करता है और उसे जान से मार देता है। यह सब कुछ जेल के कैमरों में कैद हो जाता है। निक अब क्लाइड को आइसोलेशन यानी काल कोठरी में डाल देता है, जहां वह किसी से मिल नहीं सकता। लेकिन निक की उलझन कम होने के बजाय बढ़ जाती है। क्लाइड तो जेल के अंदर है, काल कोठरी में बंद है, फिर भी बाहर कत्ल का सिलसिला रुक नहीं रहा है। निक को एक पार्सल मिलता है जिसमें एक डीवीडी होती है। जब वह उसे चलाता है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसमें डार्बी की मौत का वह वीडियो होता है जिसे क्लाइड ने रिकॉर्ड किया था। सबसे डरावनी बात यह है कि निक की छोटी बेटी ने गलती से वह वीडियो देख लिया होता है। निक अब पूरी तरह टूट चुका है और उसे समझ आ रहा है कि क्लाइड सिर्फ अपराधियों को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को और निक की जिंदगी को तबाह करना चाहता है। क्लाइड जेल के अंदर से यह सब कैसे कर रहा है, ये एक पहेली बन चुकी है। निक को अब एहसास होता है कि वह किसी मामूली अपराधी से नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान से लड़ रहा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी रणनीति बनाने में बिताई है। निक अब पूरी तरह से बौखला चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो आदमी जेल की सबसे सुरक्षित काल
साल कोठरी में बंद है, वह बाहर की दुनिया में इतनी तबाही कैसे मचा रहा है। क्लाइड ने जेल के अंदर से ही निक को चुनौती दी है कि वह पूरे सिस्टम को घुटनों पर ले आएगा। निक अपने साथियों के साथ क्लाइड के पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू करता है। उन्हें पता चलता है कि क्लाइड कोई मामूली इन्वेंटर नहीं था, वह सरकार के लिए एक ब्रॉड डैमेज कंसल्टेंट के रूप में काम करता था। उसका काम था बिना वहां मौजूद रहे दुश्मनों को खत्म करने की योजना बनाना। वह असल में मौत का एक इंजीनियर है। इधर निक की टीम को एक पुरानी फाइल मिलती है जिसमें क्लाइड के पिछले प्रोजेक्ट्स का जिक्र है। उन्हें पता चलता है कि क्लाइड ने ऐसी तकनीकें विकसित की थीं जिनसे दूर बैठे ही किसी भी टारगेट को उड़ाया जा सकता है। निक जेल जाकर क्लाइड से मिलता है और उसे पूछता है कि वह क्या चाहता है। क्लाइड बहुत शांति से जवाब देता है कि वह चाहता है कि निक उस पुराने सिस्टम को खत्म कर दे जो अपराधियों के साथ सौदेबाजी करता है। क्लाइड निक को एक और अल्टीमेटम देता है। वह कहता है कि अगर सुबह 6 बजे तक उसके खिलाफ सारे चार्जेस हटाकर उसे रिहा नहीं किया गया तो शहर के बड़े अधिकारी मारे जाएंगे। निक और मेयर इस धमकी को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि क्लाइड सिर्फ डरा रहा है। सुबह के 6 बजते हैं। निक की सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट और उसकी टीम की एक वकील सारा जैसे ही अपनी कार में बैठती है और चाबी घुमाती है, उसकी कार एक भीषण धमाके के साथ उड़ जाती है। सिर्फ सारा ही नहीं बल्कि निक की पूरी लीगल टीम की गाड़ियों में बम फिट किए गए थे। देखते ही देखते शहर के कई बड़े वकीलों और जजों की मौत हो जाती है। ये मंजर इतना खौफनाक है कि पूरे फिलाडेल्फिया शहर में दहशत फैल जाती है। निक शॉक में है। उसने अपनी आंखों के सामने अपने करीबियों को मरते देखा है। वह समझ जाता है कि क्लाइड ने यह सब पहले से प्लान कर रखा था। पुलिस अब शहर के हर कोने की तलाशी ले रही है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। निक को यकीन है कि क्लाइड का कोई ना कोई साथी बाहर है जो उसके इशारों पर यह काम कर रहा है। वह क्लाइड के पास वापस जाता है और उसे मारने की धमकी देता है लेकिन क्लाइड बस मुस्कुराता है। वह कहता है, निक, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह सबक तुम्हारे लिए है। तुमने न्याय के साथ समझौता किया, अब उसकी कीमत चुकाओ।